बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसम एजुकेशन सेंटर के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरसम एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर लेके आए हैं आपके लिए सब इंस्पेक्टर इंटरव्यू का मुकम्मल एक्सपीरियंस। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि फ्यूचर में भी हमारी तरफ से अपलोड होने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और अगर आप भी हमारे साथ अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलने वाले व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता करके अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। शुक्रिया जी। तो नाजरीन, ये सब इंस्पेक्टर इंटरव्यू एक्सपीरियंस है सरगोदा रीजन का। तो ये इंटरव्यू नंबर 15 है। इससे पहले भी हमने 14 इंटरव्यू जो हैं वो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स मौजूद हैं। तो आप ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आप वो भी देखिए ताकि आपके जो कंसेप्ट्स हैं या जो भी क्वेश्चन है वो आपके क्लियर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकराम भट्टी है। मैं सरगोदा रीजन में इंटरव्यू था। मैं तकरीबन 9 बजे सेंटर में पहुंच गया था। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद तकरीबन 12 बजे, सवा 12 बजे मेरी बारी आई। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो जो मेंबर थे उन्होंने सबसे पहले मुझसे मेरा तारुफ पूछा। मैंने अपना तारुफ करवाया तफसील से। तो फिर कहते कि आपकी डिग्री तो अच्छी है, फिर इस तरफ क्यों आना चाहते हो। तो मैंने कहा कि मेरी ख्वाहिश थी पुलिस ज्वाइन करने की। तो मैंने इसकी 3 वजूहात बताई कि मेरी ख्वाहिश थी, मुझे घर वालों की तरफ से भी सपोर्ट है कि पुलिस को ज्वाइन करूं, ये अच्छा डिपार्टमेंट है। तो इसके बाद फिर मैंने बताया कि मैं बचपन से ही मेरा शौक़ था। इस तरह से मैंने 3 वजूहात बताई। तो फिर वो डिग्री के बारे में पूछते हैं कि मेडिसिन और वैक्सीनेशन के मतलब क्या इसमें क्या फ़र्क है। तो ये उन्होंने पूछा मुझसे। उसके बाद वो मैंने बताया फ़र्क उनको कि मेडिसिन का भी इस्तेमाल होती है और वैक्सीनेशन का भी इस्तेमाल होती है। फिर उन्होंने मुझे सेकंड पर्सन की तरफ रेफ़र कर दिया। उन्होंने सबसे पहले पूछा कि थाना कल्चर क्या होता है। इसके बाद उन्होंने कोई टर्म्स पूछी थी इंग्लिश में, CAD या CTD, शायद CTD था, तो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट। तो ये मुझे मालूम नहीं था उस वक्त, तो मैंने इसके बारे में सॉरी कर दिया। तो इसके बाद उन्होंने मुझे थर्ड पर्सन ने पूछा कि आपकी डिग्री को हम पुलिस के साथ किस तरह रिलेट कर सकते हैं। तो वो मैंने इसका तफसील के साथ जवाब दिया कि हमारी जो डिग्री है वो उसमें हमें पोस्टमार्टम के बारे में तफसील से करवाया जाता है, प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। उसके बाद पोस्टमार्टम करने के बाद जो मेडिकल रिपोर्ट लिखी जाती है या किसी भी एक्सीडेंट की, तशद्दुद की जो मेडिकल रिपोर्ट लिखी होती है वो कैसे लिखते हैं, ये सारा हम कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने अपनी जो डिग्री थी उसको ना पुलिस डिपार्टमेंट में रिलेट किया। मैंने कहा कि जिस तरह बाकी डिग्रीज जो हैं पुलिस में, जैसे कि टेक्नोलॉजी है, तो वैसे ही ये मेडिकल के लिहाज से भी ये पुलिस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी। तो इस तरह मैंने बयान किया। तो मैंने फिर कहा कि इसके साथ हमें जो है लॉजिकल रीजनिंग करके मरीज़ की तशख़ीस करना होती है। मसलन लॉजिकल रीजनिंग के साथ मसलन कि आप कोई मरीज़ बोल नहीं सकता या किसी मरीज़ को पता ही नहीं है कि उसके साथ मसला क्या है, तो फिर हम उसके साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग करके तो हम तशख़ीस करते हैं कि उसको क्या बीमारी है। और इस तरह फिर मैंने इसकी मिसाल पुलिस के साथ भी जोड़ी कि पुलिस में अगर कोई केस ऐसा आ जाता है कि जो भी कार्रवाई है वो या अगला बंदा मालूम नहीं होता या अगला बंदा हमें सच बता नहीं रहा होता या अगला बंदा बोल नहीं सकता, तो फिर हम उसको भी ये क्रॉस क्वेश्चनिंग के साथ, इशारों के साथ, लॉजिकल रीजनिंग के कानून के मुताबिक फिर हम उसको जो भी है शहादतें इकट्ठी करते हैं। तो इस तरह मैंने इसको उस वक्त मैंने सही तरीके से डिटेल में तफसील से वो उनकी जो थी वो क्वेश्चन को क्लियर कर दिया था।
तो जो तीसरी चीज़ वो मैंने बताई थी कि हमारी ये पब्लिक डीलिंग भी बहुत मजबूत होती है। मसलन कि एक मरीज़ हमारे पास आया तो उसके साथ उसका कोई ना कोई जो गार्डियन होता है वो आता है। तो मरीज़ को तो होता है कि मुझे सिर्फ शिफा मिले, लेकिन जो गार्डियन होता है साथ वो अब हमें ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि जो गार्डियन होता है हम उसके साथ डीलिंग अच्छे से अच्छे करें, उसको मुतमिन करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि फ्यूचर में भी वो हमारे जो पास आए जो भी अपना पेशेंट लेके। तो इसलिए हम जो डीलिंग करते हैं वो भी हम अच्छी तरीके से करते हैं। तो इसलिए पुलिस में भी पब्लिक डीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस तरह मैंने इसको भी पुलिस के साथ फिर रिलेट किया। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, वेरी गुड, आपने वैलिड पॉइंट्स बताए हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि ये जो प्रीएम्प्टिव मेजर्स क्या होती हैं। तो मैंने बताया कि किसी बीमारी के आने से पहले जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाती हैं वो प्रीएम्प्टिव मेजर्स होती हैं। तो फिर इसको मैंने पुलिस के साथ रिलेट किया कि पुलिस में भी जैसे कोई एहतजाज वगैरह होना है, कोई धरना होना है, कोई पुरतशद्दुद वाक़या होना है, या कोई सियासी जलसा होना है, या किसी किस्म का कोई लॉ एंड ऑर्डर का या सिक्योरिटी थ्रेट्स के हैं, या गवर्नमेंट की तरफ से किसी के बारे में सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो उस काम के होने से पहले जो हम प्रीएम्प्टिव जो हम भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं उसको प्रीएम्प्टिव मेजर्स कहते हैं। तो पुलिस में भी इसमें बहुत ज़्यादा रिलेशन है कि पुलिस में भी मोस्टली ऐसे ही होता है कि प्रीएम्प्टिव मेजर इस्तेमाल की जाती हैं। तो इस तरह ये मेरी डिग्री जो है इसके रिलेटेड है। तो इसके बाद फिर मेंबर ने, जो पीपीएससी के मेंबर थे, उन्होंने टोका कि सर आपने सवाल करने हैं या मैं करूं। तो फिर थर्ड पर्सन ने कहा नहीं सर आप करें सवाल। तो फिर उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला क्या चल रहा है आपके ख्याल में। तो मैंने कहा कि सर मेरे मुताबिक जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ना, ये सबसे बड़ा मसला है इस वक्त पाकिस्तान का। तो उन्होंने पूछा कि इसकी वजह क्या है। तो मैंने कहा कि सर हम अपने वसाइल को अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो उसके बाद वो मैंने इसकी वजाहत की। तो कहते कि मसलन कैसे, मैंने फिर एक्सप्लेन किया कि सारे ये जो एग्रीकल्चर है ये हमारे जीडीपी का बहुत ज़्यादा परसेंटेज इसका हिस्सा होता है। तो इसलिए हम एग्रीकल्चर में हमने जो जदीद टेक्निक्स वगैरह वो अभी तक हम नहीं लेके आए पाकिस्तान में, इस वजह से हम एग्रीकल्चर में ही पीछे जा रहे हैं। तो इस तरह के हमने दीगर वसाइल भी हैं, जो कुदरती वसाइल हमारे पास मौजूद हैं, हम उनको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा ये जो एग्रीकल्चर है ये इसमें जीडीपी का कितना शेयर होता है। तो ये मुझसे गलत हो गया था, इसका शेयर तकरीबन 45% के राउंड अबाउट होता है, ये शायद मैंने गलत बता दिया था उधर। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि एनर्जी क्राइसिस क्या है। तो मैंने वो भी बताया कि हमारी जो एनर्जी बन रही है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है, जिसकी वजह से हमारे जो एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा होते हैं, और एनर्जी की जो इनकम होती है जो हम कलेक्शन करते हैं वो कम होती है, जिस वजह से हमें फिर लोड शेडिंग और ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है, मसाइल का। तो इसलिए हम जो एनर्जी बना रहे हैं वो महंगे ज़रियों से बना रहे हैं। मसलन पानी से हम कम बना रहे हैं, जो 70% हमारी जो एनर्जी है वो हम कोल और तेल से बना रहे हैं, जो कि काफ़ी महंगी पड़ती है। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है आप जा सकते हैं। तो ये हुआ था मेरा इंटरव्यू, ओवरऑल अच्छा हो गया था, बस टू द पॉइंट रहकर मैंने जवाब दिए। तो उसके बाद मैं कॉन्फिडेंस जो लेवल था जो वो मेरा एक बार तो मेरा डाउन हुआ था, लेकिन उसके बाद मैंने उसको रिकवर कर लिया। मैंने साथ साथ मेरा जो भी सवालों के जवाब थे वो मैं टू द पॉइंट रहकर देता रहा, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी मैंने, और कम भी नहीं बोला कि उनको लगे कि इसको पता ही कुछ नहीं है। इसलिए मैं ज़रा नॉर्मल रह के तो मैंने एक्सप्लेनेशन वगैरह दे दी उनको।
तो जी नाज़रीन, अगर आप भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलने वाले व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता करके अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। शुक्रिया। और आखिर में भी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि फ्यूचर में भी हमारी तरफ से अपलोड होने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें।